नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कभी नहीं बनेगा बाबरी का ढांचा। सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद संभाला, पंकजा मुंडे ने अभिनंदन किया। सलमान के आरएसएस मंच पर जाने पर सियासत तेज, एकनाथ शिंदे और नीतीश राणे ने किया बचाव। संभल हिंसा मामले में अनुज चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर आदेश पर रोक लगाई। और मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, घरों में आगजनी, 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। अब खबरें विस्तार से। बाबरी ढांचे को लेकर एक बार फिर देश भर में सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है, खासकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में कथित मस्जिद निर्माण की खबरों के बाद। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक कूच करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा और साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कयामत तक भी बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा और यह बात तय है। सीएम योगी ने बाराबंकी में श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित हनुमान विराट महायज्ञ के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के अपने पुराने वादे का भी हवाला दिया। सीएम योगी ने कहा है कि जो लोग कयामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं वे सिर्फ सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो दिन कभी आने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अपनी ही कल्पनाओं में सड़ गल जाएंगे। सीएम योगी ने भारत की गौरवशाली सनातन परंपरा की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर पर केसरिया ध्वज फहराए जाने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह ध्वज भारत की संस्कृति और पहचान का प्रतीक बना रहेगा। उन्होंने इसे राष्ट्र के गौरव और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिला है, जब सुनेत्रा पवार ने मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करते समय वे भावुक दिखी। अजीत पवार के निधन के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक और प्रशासनिक खालीपन में सुनेत्रा पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकजा मुंडे ने सुनेत्रा पवार का अभिनंदन किया और उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया। पंकजा मुंडे ने यह भी उम्मीद जताई है कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री के रूप में राज्य को मजबूत नेतृत्व देंगी। आइए देखते हैं पंकजा मुंडे ने क्या कहा। मैं सुनेत्रा पवार जी की खंभीरता और उनके धैर्य की प्रशंसा करती हूँ। इतने बड़े दुख को लेकर भी अपने पति के विचार की नींव और ज़्यादा ताकतवर करने के लिए वो काम कर रही है। मुझे पूरी अपेक्षा भी है और पूरा विश्वास भी है कि वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगी। एक महिला होने के नाते मेरे 20-22 साल का अनुभव, हमेशा महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए काम करने के लिए हम उनके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान की मौजूदगी पर उठे विवाद का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर सलमान को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का पूरा अधिकार है। शिंदे ने याद दिलाया है कि सलमान अपने घर पर गणपति बिठाते हैं और भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसी मुंबई वासी के मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में आने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इसे बेहद और बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरएसएस का कार्यक्रम सार्वजनिक था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। उनके बयान के बाद यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। आरएसएस के कार्यक्रम ये कौन सा सवाल हो सकता है। और सलमान खान क्या भारतीय नागरिक नहीं है? सलमान खान हमारा भारतीय है, गणपति बिठाता है, सब कुछ करता है। प्रमोशन ऑडियो जा रहा है। जो संस्कृति है उसको मानता है, वो उसका पूरा परिवार मानता है। और इसलिए आरएसएस एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त भक्ति दर्शाने वाले आरएसएस है, जिसको 100 साल हुए हैं। और जब जब आपदा आती है, संकट आते हैं, तो आरएसएस के स्वयंसेवक खुद की जान जोखिम में डालकर लोगों को मदद करते हैं, उनके लोगों की जान बचाते हैं। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे के बयान ने भी राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान उन्हें उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू लगते हैं। हिंदी तुम आगे ना लोकांना कळत कसं काम करायचं।
हमको कितना विश्वास होता है। दूसरी बार उन्होंने दोहराया, बैंगलोर का भी उदाहरण दिया, जहाँ मेरी कार्यक्रम कभी बैंगलोर में लिया गया, कभी वहाँ उनको इंग्लिश में भाषा कार्यक्रम लेना पड़ा। इसलिए मैं राज ठाकरे जी को बोलूँगा, शायद उनको जो इंफॉर्मेशन मिला है वो शायद गलत होगा। उन्होंने यही हिम्मत जो उन्होंने सर संघचालक के विरुद्ध में ट्वीट किया, यही हिम्मत मालेगांव में जब भी उसने कोई वो जो चुनी हुई जो लोक प्रतिनिधि है, पार्षद है, जब उसने कैसा हराया बोला, तभी ये ना राज ठाकरे बाहर आए, ना उद्धव ठाकरे बाहर आए, ना उनके बाकी चेले चपाटे बाहर आए। सारी की सारी हिम्मत ये सब हिंदुत्व के विरोध ये क्यों करते हैं? कभी हिम्मत मालेगांव में जाके करो, मुमरा में जाके करो। कभी उसने बोला इतना हरा किया, कभी क्यों नहीं बोला कि इसको भगवा करना चाहिए? सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई, आरएसएस के कार्यक्रम में आके उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। पर ये उद्धव ठाकरे साधारण राहुल गांधी के सामने अपने खुद के पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की भी हिम्मत रखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा हिंदू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी इसी आदेश के तहत राहत दी है। यह फैसला जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद दिया। यह याचिका अनुज चौधरी और यूपी सरकार की ओर से दायर की गई थी, जिसमें संभल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता यामीन को अपना पक्ष रखने और जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने फिलहाल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले को पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। आपको बता दें कि संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को धारा 156(3) के तहत अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह याचिका घायल युवक के पिता यामीन ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके बेटे पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। यामीन का कहना था कि उनका बेटा काम के लिए घर से दुकान जा रहा था, तभी पुलिस ने फायरिंग की। निचली अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इसके बाद अनुज चौधरी और यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद संभल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। फिलहाल मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है, जहां हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और ताबड़तोड़ गोलीबारी की। यह घटना तांगखुल नागा समुदाय के एक सदस्य पर हुए हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच सामने आई है। हालात बिगड़ते देख राज्य सरकार ने पूरे जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। प्रशासन ने अफवाहों और हिंसा को रोकने के लिए ब्रॉडबैंड, वीपीएन और वीसेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। पुलिस के मुताबिक लिटान सारेईखोंग इलाके में उग्रवादियों ने खाली पड़े मकानों को निशाना बनाया। इसके बाद प्रशासन ने पूरे उखरुल जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने गोलीबारी रोकने में सुरक्षा बलों की नाकामी पर नाराजगी जताई है। तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है, लेकिन अब उनके लिए मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के बाद राजपाल ने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है और इंडस्ट्री से उन्हें सहारा नहीं मिल पा रहा। उनके इस बयान के बाद सबसे पहले अभिनेता सोनू सूद आगे आए और उन्हें फिर से फिल्म ऑफर की है। अब सोनू सूद के बाद लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप भी सामने आए हैं।
और उन्होंने कहा है कि उन्हें सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी। इस कदम से राजपाल यादव के परिवार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि उन्हें राजपाल यादव के परिवार की स्थिति की जानकारी मिली। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में उनका पूरा दल राजपाल के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। संवेदना दिखाते हुए तेज प्रताप ने 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। उन्होंने इसे दान नहीं बल्कि मानवीय कर्तव्य बताया और कहा कि संकट में किसी का साथ देना जरूरी है। तेज प्रताप की इस मदद के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म जननायकन पिछले एक महीने से सेंसर विवाद में उलझी हुई है, जिसकी अब रिलीज लगातार टल रही है। ये पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होनी थी, लेकिन सर्टिफिकेशन विवाद के कारण अब तक सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई है। विजय के फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि इसे उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के बाद विजय पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। इस बीच मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट में सीबीएफसी के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। उनके वकील ने इस संबंध में अदालत की रजिस्ट्री को औपचारिक सूचना दी है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को निर्माताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह फैसला फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर लंबे समय से बनी अनिश्चितता के बीच आया है। सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने अदालत को बताया कि वे अब सीबीएफसी संशोधन समिति के जरिए मामले को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस पीटी आशा की सिंगल बेंच ने मंगलवार सुबह 10:30 पर इस मामले की सुनवाई की थी। अदालत की अनुमति मिलने के बाद अब मेकर्स को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर विजय के फैंस अभी भी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्री में अटकलें हैं कि फिल्म 20 फरवरी को रिलीज हो सकती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि सेंसर क्लियरेंस मिलते ही नई रिलीज डेट का ऐलान होगा। यह फिल्म विजय के करियर और राजनीति में उनके प्रवेश दोनों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल जननायकन की किस्मत पूरी तरह सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिकी हुई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत अपने दूसरे मुकाबले में नामीबिया से भिड़ेगा। इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। अगर वो नामीबिया के खिलाफ 4 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं तो वो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। अर्शदीप अब तक 15 मैचों में 29 विकेट ले चुके हैं और पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 2 विकेट झटके। उनके निशाने पर दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का 32 विकेट का रिकॉर्ड है। अर्शदीप की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह उपलब्धि आसान लग रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और एक दिन का ब्रेक लेने के बाद अभ्यास शुरू होगा। प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग तय है। वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा या नहीं, अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट करेगा। अर्शदीप के बाद बुमराह, हार्दिक पांड्या और जडेजा जैसे दिग्गज गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली सूची में शामिल हैं। नामीबिया के खिलाफ यह मैच अर्शदीप के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।